Good morning, students. How are you? I hope you all are fine at your home. Students, अब तक हमने चैप्टर 3 सामाजिक संस्थाओं को समझना के अंतर्गत परिचय, परिवार, विवाह और नातेदारी के अंतर्गत बच्चों हमने परिवार के स्वरूप में परिवर्तन, परिवार किस तरह लिंगवादी होते हैं, परिवार अन्य सामाजिक क्षेत्रों और पारिवारिक परिवर्तन से संबंधित होते हैं, विवाह संस्था, विवाह के रूप, विवाह निश्चित करना, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह तथा नातेदारी आदि के बारे में पढ़ा। और बच्चों आज हम कार्य और आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम कार्य क्या है, कार्य के आधुनिक रूप और श्रम विभाजन व कार्य रूपांतरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों सबसे पहले जानेंगे कार्य क्या है। स्टूडेंट्स, छोटे बालक और बालिकाएं विद्यार्थी के रूप में ये कल्पना करते हैं सभी कि हम जब बड़े होंगे तो किस प्रकार का कार्य करेंगे। यहाँ पर बच्चों कार्य का मतलब सवेतन रोजगार से है, यानी जिस काम या रोजगार को करने के बदले में व्यक्ति को वेतन या जिसे हम तनख्वाह भी कहते हैं और इंग्लिश में सैलरी भी कहते हैं मिलता है, उसे सवेतन रोजगार कहते हैं। बच्चों कार्य कि ये जो आधुनिक संकल्पना है ना, ये अत्यधिक सरलीकृत है। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो सवेतन रोजगार के विचार की पुष्टि नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए अनौपचारिक अर्थव्यवस्था यानी इनफॉर्मल इकोनॉमी में किए गए अधिकांश कार्य बच्चों प्रत्यक्षतः किसी भी औपचारिक रोजगार आंकड़ों में नहीं गिने जाते हैं। स्टूडेंट्स, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि जो नियमित रोजगार होते हैं उनके क्षेत्र से परे जो किया जाने वाला कार्य व्यवहार होता है उसे अनौपचारिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसके अंतर्गत कभी कभी किए गए काम या सेवा के बदले जो नगद भुगतान यानी कि कैश पेमेंट जो है वो किया जाता है। और बच्चों कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मानसिक परिश्रम करना पड़ता है। इनका उद्देश्य चाहे शारीरिक श्रम हो चाहे मानसिक श्रम हो, इनका उद्देश्य मानव की जो आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, उन्हें पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं कार्य के आधुनिक रूप और श्रम विभाजन। स्टूडेंट्स, पूर्व आधुनिक समाज में अधिकतर लोग जो थे वो खेती का काम करते थे या फिर पशु पालते थे, उनकी देखभाल करते थे, है ना। औद्योगिक रूप से जो विकसित समाज है उनमें समाजों में छोटा भाग जो है वो कृषि यानी कि खेती के कार्य में लगा हुआ है और स्वयं कृषि का औद्योगिकरण हो गया है। इसका अर्थ यह है कि बच्चों की कृषि में भी मनुष्य द्वारा किए गए कार्यों को मशीनों द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज कृषि कार्यों के लिए नई नई मशीनें आ गई हैं। पहले ये सभी काम कैसे होते थे, मनुष्य जो है अपने आप ही करता था। और बच्चों भारत में आज भी देश की जो अधिकतर जनसंख्या है वो गांव में रहती है और इन ग्रामीणों का जो मुख्य व्यवसाय है वो खेती है। बच्चों भारत में और भी कई प्रवृत्तियां हैं। उदाहरण के लिए सेवा क्षेत्र का विस्तार। ये जो सेवा क्षेत्र का विस्तार है ये कार्यों में विविधता लाता है और इसीलिए अत्यधिक जटिल श्रम विभाजन को आधुनिक समाजों का लक्षण माना गया है। कार्य जो है वो असंख्य अलग अलग व्यवसायों में विभाजित हो गया है, बंट गया है, जिसमें लोग विशेषज्ञ हैं, अर्थात जिन कार्यों की लोगों को विशेष जानकारी है। बच्चों पारंपरिक समाज में जो गैर कृषि कार्य हैं उन्हें हस्त कौशल की दक्षता के साथ जोड़ा जाता है और ये जो हस्त कौशल या है ना, ये लंबे प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग के माध्यम से सीखा जाता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उद्योग धंधों में कार्य करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और आधुनिक समाज में कार्य की स्थिति में परिवर्तन आया है। औद्योगिकरण से पहले
मोस्टली जो काम है वो घर पर ही किए जाते थे और उस काम को पूरा करने में जो परिवार का प्रत्येक सदस्य है वो अपना हाथ बटाता था। लेकिन औद्योगिक प्रौद्योगिकी में विकास, जैसे कि बिजली और कोयले से मशीन संचालन, ने घर और कार्य को क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके कारखाने बच्चों क्या बन गए हैं, औद्योगिक विकास का केंद्र बिंदु बन गए हैं। और इन उद्योग धंधों में नौकरी करने वाले लोग इन विशिष्ट कार्य को करने में ट्रेंड थे, प्रशिक्षित थे और इस कार्य को करने के बदले में उन्हें वेतन यानी कि सैलरी मिलती थी। और बच्चों इन उद्योगों में जो प्रबंधक यानी कि मैनेजर जो होते थे वो काम का निरीक्षण करते थे, क्योंकि जो श्रमिक थे, श्रमिक की उत्पादकता बढ़ाना यानी कि ज़्यादा प्रोडक्शन और डिसिप्लिन अनुशासन रखना उनका कार्य था। और जो आधुनिक समाज की एक मुख्य विशेषता है ना, परस्पर आर्थिक निर्भरता का असीमित विस्तार है। हम सभी अन्य श्रमिकों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि श्रमिक है बच्चों, श्रमिकों के द्वारा ही बड़े बड़े उद्योग धंधे जो है चलाए जाते हैं, वो वहाँ काम करते हैं और वे ही जो श्रमिक होते हैं वे ही हमारे जीवन को बनाए रखने वाले उत्पादों और सेवाओं के लिए पूरे विश्व में फैले हुए हैं। अब आधुनिक समाज में अधिकतर लोग जो हैं वो अपने भोजन, रहने के लिए मकान या फिर अपने उपयोग में आने वाली अनेकों जो भौतिक वस्तुएं हैं उनका उत्पादन नहीं करते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कार्य रूपांतरण, मतलब कार्य का परिवर्तन या कार्य में परिवर्तन। स्टूडेंट्स, जो औद्योगिक प्रक्रियाएं हैं उन सरल सक्रियाओं में विभाजित हो गई हैं, जिनका सही समय पर निर्धारण, संगठन और निगरानी की जा सकती थी। जो थोक उत्पादन होता था उनके लिए थोक बाज़ारों की आवश्यकता होती है ना। थोक बाज़ार वो होते हैं जब बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं। जैसे होलसेलर्स होते हैं ना कि वो बड़ी मात्रा में वो, जैसे आप किसी दुकान पर कोई चीज़ खरीदने के लिए गए तो वहाँ पर तो आपको, अगर मान लीजिए गारमेंट्स की शॉप पर ही गए तो आपने वहाँ पे एक शर्ट लिया, उन्होंने आपको एक शर्ट दे दिया। लेकिन जो होलसेलर्स होते हैं वो एक या दो सामान ना देकर वो क्या करते हैं, वो इकट्ठा ही सामान जो है बेचते हैं। साथ ही जो उत्पादन की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें कई तरह के नए नए परिवर्तन या बदलाव आ गए हैं। और पिछले कुछ दशकों में बच्चों भूमंडलीकरण के कारण उदार उत्पादन और कार्य के विकेंद्रीकरण की तरफ झुका हुआ है। विकेंद्रीकरण किसको कहते हैं बच्चों? विकेंद्रीकरण मतलब लोगों या चीज़ों को केंद्रीय स्थान या प्राधिकारी से हटाकर पुनः विभाजित करने की प्रक्रिया को विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसलिए जो व्यवसाय संघ के लिए बदलती बाजार अवस्थाओं के अनुकूल उत्पादन को संगठित करना जरूरी हो गया है। और जो ये व्यवस्थाएं हैं इनका श्रमिकों पर क्या असर पड़ता है और ये नई व्यवस्थाएं किस प्रकार कार्य करती हैं, उसे समझने के लिए चलिए बेंगलोर में किए गए वस्त्र उद्योग के अध्ययन के एक भाग को पढ़ते हैं। बच्चों, उद्योग बड़ी आपूर्ति श्रृंखला का एक नया अनिवार्य भाग होता है और इस प्रकार निर्माता की स्वतंत्रता उस सीमा तक ही सीमित होती है। डिज़ाइनर से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक वास्तव में सैकड़ों से अधिक सक्रियाएं होती हैं और इस श्रृंखला में केवल 15 सक्रियाएं ही निर्माता के हाथ में होती है। वेतन वृद्धि को लेकर किए गए किसी भी गहन आंदोलन से निर्माता अपने कार्यों को अन्य स्थानों पर ले जाएंगे जो यूनियन के नेताओं की पहुंच से दूर होगा। चाहे यह विद्यमान न्यूनतम मजदूरी अदायगी का मामला हो या इसमें आगे महत्वपूर्ण वेतन वृद्धि का।
यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि फुटकर विक्रेता का समर्थन प्राप्त करना, ताकि जो उच्चतम वेतन संरचना और उसके प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए सरकार और जो स्थानीय एजेंसियों पर दबाव बनाया जा सके। इस प्रकार यहाँ पर विचार अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच बनाने का है। तो बच्चों, ये जो हमने रिपोर्ट है इसमें हमने सावधानी से अध्ययन किया और देखा कि उत्पादन के जो नए संगठन हैं तथा देश के जो बाहर के उपभोक्ताओं के एक निकाय ने उत्पादन की अर्थव्यवस्था और राजनीति को किस प्रकार बदल दिया है। तो बच्चों, आज हमने चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत कार्य और आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ा। और अब जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट लेक्चर में हम राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।